नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय दुनिया में युद्ध चल रहा है। युद्ध तो कई चल रहे हैं, लेकिन सबसे ताज़ा जो है अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। और युद्ध की चपेट में खाड़ी के देश आए, हमले की चपेट में, केवल युद्ध की चपेट में कहना ठीक नहीं हुआ, हमले की चपेट में खाड़ी के देश भी आ गए और पूरी दुनिया इस युद्ध के चपेट में आ गई है। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी पर पूरी दुनिया के सामने, सारी दुनिया के सारे देशों के सामने संकट आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उस रास्ते से, समुद्री रास्ता है, उस रास्ते से दुनिया का 20% एनर्जी का जो सामान है, चाहे गैस हो, तेल हो, दूसरी चीज़ें हो, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है और किसी को जाने नहीं दे रहा। हालांकि अभी उसने घोषणा की है कि 5 मित्र देशों, जिनमें भारत भी एक है, उनको आने जाने देगा। लेकिन जिस तरह से ईरान ने हमला किया है खाड़ी के देशों पर, वो एक इस युद्ध को नया आयाम देता है। तो अब ये युद्ध जो है केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में नहीं रह गया। लेकिन मैं आज इस युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल संदर्भ के लिए इसका जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान आया है। उनके अक्सर बयानों पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कौन उनको सलाह देता है और कौन उनको इस तरह से बोलने के लिए कहता है या बताता है। देश में एक संकट है। एलपीजी के लिए बहुत सी जगहों पर लोग परेशान हैं। हालांकि एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन पैनिक बाइंग और अफवाह, ये दो मिलकर जो है समस्या पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है देश में। 60-70 दिन का स्टॉक है पहले से सरकार के पास। उसके बाद के 60 दिन का ऑर्डर दिया जा चुका है, जो कुछ ही दिन में भारत आ जाएगा। लेकिन ये जो एक साइकी होती है, एक मनोविज्ञान होता है कि संकट आने वाला है या कमी होने वाली है तो स्टोर कर लो, ज़रूरत नहीं है तब भी ले लो। उस चक्कर में अब पेट्रोल पंप के मालिक बता रहे हैं कि भाई, अगर हमारे यहाँ से रोज़ 1000 लीटर बिकता था पेट्रोल और 4000 लीटर खरीदने के लिए लोग आ जाएं तो जाहिर है कि संकट हो जाएगा, पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। यही हो रहा है पेट्रोल के मामले में, गैस के मामले में। पूरे देश में नहीं हो रहा, कुछ जगहों पर, कुछ शहरों के कुछ इलाकों में अफवाह के जरिए। गुजरात के एक शहर में आधी रात को लोगों को फ़ोन गया कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद होने वाली है और लोग रात में भागकर जो है पेट्रोल पंप पहुंच गए। तो ये समय ऐसा होता है जब पूरे देश को मिलकर एक साथ खड़े होना चाहिए। ये जो समस्या है ये भारत सरकार की नीतियों के कारण नहीं है। ये जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से है और ये इस युद्ध का कारण भारत सरकार नहीं है। इस युद्ध में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि उसकी भूमिका है शांति की। वो किसी के साथ नहीं है, शांति के साथ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ईरान से दोस्ती है, फिर भी संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो, ये हमें स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद भारत के तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ रहे हैं, ईरान की परमिशन से आ रहे हैं। और एक तरह से अब तो जो है खुली इजाज़त दे दी है, 5 देशों के तेल टैंकर और दूसरे जहाज़ जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा सकते हैं। तो एक स्थिति तो ये है देश में। मैंने जैसा पहले कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, किसी की कमी नहीं है। कमी क्यों दिख रही है? खासतौर से एलपीजी की कमी एक जगह ज़रूर है, वो है कमर्शियल गैस की। कमर्शियल गैस की सप्लाई में कटौती की है सरकार ने, वो समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। तेल कंपनियां, जो सरकारी तेल कंपनियां खासतौर से, और निजी तेल कंपनियां भी प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रही हैं। सरकार 1-2 दिन में कमर्शियल गैस का भी कोटा बढ़ाने वाली है, तो वो समस्या भी खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो संकट के समय में अगर सब लोग मिलजुल कर काम करें तो फिर जो है समस्या बहुत छोटी हो जाती है और उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। लेकिन जिनको आपदा में अवसर नज़र आता है, और आपदा में अवसर भी राजनीति करने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए,
और अराजकता पैदा करने के लिए। उनके लिए जो है ये मौका होता है कि अफवाह फैलाएं, इस तरह का माहौल बनाएं देश में। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कह दिया कि मोदी सरकार जो है देश में लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर सकती है। मतलब आप सोचिए, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे दे सकता है। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है। लेकिन बात हम लोग अखिलेश यादव की कर रहे थे। आज उन्होंने मीडिया से आजकल बहुत बात करते हैं, हालांकि वो ज़मीन पर जाते नहीं। मीडिया और सोशल मीडिया उनकी यही कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है इससे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि लकड़ी खरीद लीजिए, कंडा खरीद लीजिए, कोयला खरीद लीजिए, संकट बढ़ने वाला है। ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने पता नहीं कितने दिन चलेगा। और उसके आगे उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा मैंने अपने घर के लिए मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए, कोयला मंगवा लिया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे या किसी प्रदेश, छोटे से छोटे प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा। अखिलेश यादव आज और उनके जैसे तमाम राजनीतिक नेता जो सत्ता में रह चुके हैं या सत्ता में नहीं हैं, उनमें भी ज़्यादातर वो राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने चूल्हा मंगवा लिया अपने घर में। तो सरकार को पहला काम तो ये करना चाहिए, उनके घर का जो गैस का कनेक्शन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके यहाँ पीएनजी का कनेक्शन होगा, पाइप नेचुरल गैस का कनेक्शन होगा, जिसमें कोई बाधा नहीं है, जिसमें 1 सेकंड के लिए भी रुकावट नहीं आई। ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे कि मैंने चूल्हा जो है मंगवा लिया है, कोयला मंगवा लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, उसकी नीयत क्या है। वो दरअसल पैनिक पैदा करना चाहते हैं, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों में अफरा तफरी हो। अरे भला बताइए, अखिलेश यादव को अगर गैस की समस्या लग रही है, उनको लग रहा है कि गैस नहीं मिल पाएगी उनको, तो हमारी क्या बिसात है। तो लोग भाग दौड़ करें, कालाबाजारियों को मौका मिले कि कालाबाजारी के लिए जमाखोरी करें, तो इन सबको प्रोत्साहन मिले। अखिलेश यादव 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए जो एक चुनाव वो लड़े, एक ही बार मुख्यमंत्री हुए तो एक ही चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए लड़े, मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव लड़े उसमें जनता ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। 2012 में जब सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो 224 सीटें मिली 403 में से समाजवादी पार्टी को। और 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अखिलेश यादव के, जब समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव में उतरी, तो 47 सीटों पर आ गई। तो एक संदेश तो उत्तर प्रदेश के मतदाता का बड़ा साफ है कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। वो अखिलेश यादव को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में देखना चाहती है। लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा तो प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं रह पाए। लोकसभा का चुनाव लड़े और दिल्ली चले गए, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद छोड़ दिया। तो प्रतिपक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी मतदाता ने उत्तर प्रदेश के उनको दी थी, वो उसको भी छोड़कर चले गए। और अब उनकी इच्छा है कि लोग फिर से उनको मुख्यमंत्री बना दें। तो दुनिया में जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 ऐसे नेता हैं जो कॉमेडी के जरिए सत्ता के शिखर पर पहुँचे हैं। एक हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो पहले कॉमेडी शो करते थे टीवी पर, और दूसरे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जो वो भी टीवी पर कॉमेडी शो में आते थे। तो कॉमेडी से अगर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो अखिलेश यादव के समर्थकों ने समझाया होगा, उनके सलाहकारों ने, कि आप भी इसके जरिए बन सकते हैं। तो आप उनके बयान देखिए जब से वो सत्ता से हटे हैं, यानी 2017 से 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। उनके हर बयान में आपको तंज, मस्खरापन और अपने विरोधियों का मजाक उड़ाने वाला तत्व मिलेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया कि जिन लोगों को गैस की कमी हो रही है, उनको मालूम है कि गैस की कमी नहीं है, तो वो सरकार को संदेश भेजें, हमको संदेश भेजें, हम उनको भिजवाएंगे गैस।
तो अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आई अखिलेश यादव की, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को डिलीवरी डिप्टी सीएम बन जाना चाहिए। अब एक इतने बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जिस पीडीए का ढिंढोरा दिन रात आप पीटते हैं, केशव प्रसाद मौर्य उसी पीडीए से आते हैं। तो एक पीडीए समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि पीडीए समाज के लोग आपका समर्थन करें। तो अगर जरा भी राजनीतिक समझ होती तो कम से कम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में इस तरह का बयान अखिलेश यादव नहीं देते। लेकिन ये उनकी आदत, 9 साल हो गए, 9 साल में तो कहते हैं कि किसी चीज़ की आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। कोई काम 21 दिन तक बिना नागा आप लगातार करें तो वो आपकी आदत बन जाती है। और अखिलेश यादव तो 9 साल से लगातार कर रहे हैं यही काम। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान न करते हों, अपमानजनक बातें न बोलते हों, मजाक न उड़ाते हों। इस मामले में भी बोले। अब उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए आप, उन्होंने एक साथ टिप्पणी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर कि कहीं तेल की कमी का बहाना बनाकर कोई अगले दिन होने वाले उद्घाटन समारोह से कन्नी न काट जाए, क्योंकि आने पर नमस्ते लेनी पड़ेगी, न आएंगे न नमस्ते करनी पड़ेगी। वैसे अब आप देखिए उनकी सोच देखिए किस तरह की है। वैसे विकल्प आदाब का भी है अगर आप करना चाहें। ये हैं अखिलेश यादव, देश के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। किस बारे में टिप्पणी कर रहे थे? आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जेवर एयरपोर्ट का। उसके लिए वो जेवर नोएडा आ रहे हैं। उस समारोह के बारे में इतनी हल्की टिप्पणी। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, और देश का एकमात्र प्रदेश होगा जहां एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? इस तरह की हल्की टिप्पणी करके आप उन सब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन दी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, इसको तैयार किया, और जिनको इसका फ़ायदा मिलने वाला। पूरे प्रदेश के आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पूरे प्रदेश के आर्थिक विकास में ये एयरपोर्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। उसके बारे में आपकी ये राय है, उसके बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो मेरा तो उनसे एक सवाल है कि भाई आपने मिट्टी का चूल्हा तो मंगवा लिया है और आप कह रहे हैं तेल की भी कमी होने वाली है। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेल की कमी के कारण। तो ज़रा उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को भी बता दीजिए आप बैलगाड़ी कब मंगाने वाले हैं, क्योंकि तेल की कमी होगी तो कार कैसे चलेगी, और आपका चार्टर्ड प्लेन तो बिल्कुल न चल पाएगा। तो ये तारीख भी बता दीजिए। आप तो भविष्यवक्ता हैं, पहले ही बता दिया था कि गैस की कमी होगी, तेल की कमी होगी, तो बता दीजिए कि बैलगाड़ी कब मंगाने वाले हैं। बाकी लोगों को भी सलाह दे दीजिए कि भाई बैलगाड़ी में चलो, गाड़ी वाड़ी छोड़ दो। अपनी राजनीति को इस तरह की अगंभीरता से कोई कैसे नीचे गिरा सकता है? अखिलेश यादव जब राजनीति में आए थे तो बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति माने जाते थे। जब मुख्यमंत्री बने तब भी उनके बारे में यह धारणा थी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने किया और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जो किया, खास तौर से उसके बाद से वो लगातार ये लोगों को बता रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रशंसा की, दुर्भाग्य से मैं भी उन लोगों में था जिन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी उनकी जब मुख्यमंत्री बने थे, उनको बता रहे हैं कि आप गलत थे, आपको समझ नहीं है, आप मुझे समझ नहीं पाए, मैं वो नहीं हूं जो आप बता रहे थे, मैं वो हूं जो मैं बता रहा हूं आपको। तो आप मुझे मेरी नज़र से देखिए, अपनी नज़र से मत देखिए। मैं अपने को अपनी नज़र में बहुत बड़ा नहीं समझता हूं, मैं अपने को उतना गंभीर व्यक्ति नहीं मानता हूं, मुद्दों पर उतनी गंभीरता से बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मुद्दों की वैसी गंभीर समझ नहीं है, या समझ है तो बोलना नहीं चाहते। अब जो भी हो ये तो अखिलेश जी ही बता सकते हैं।
लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और इस परिस्थिति में जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को 2027 के विधानसभा के चुनाव तक याद रहेगा। और संकट के समय में नकारात्मक बात करने वाले किसी व्यक्ति को जनता पसंद नहीं करती है। याद कीजिए आप अरविंद केजरीवाल को, कोरोना के समय कैसे बसों में भरकर उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को बॉर्डर पार भेजकर उतरवा दिया था। मकान मालिक से कह के उनको घरों से निकलवा दिया था। दिल्ली के मतदाता ने उनको पैदल कर दिया। तो अखिलेश यादव तो पहले से ही पैदल हैं अगर सत्ता की दृष्टि से देखें तो। हालांकि सत्ता में रहने के बाद बड़े बिरले लोग होते हैं जो पैदल हों। उनके शान शौकत और सुख वैभव की ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है, लेकिन वो एक अलग बात है। बात है राजनीतिक गंभीरता की, मुद्दों की गंभीरता की समझ की और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने की। उसमें अखिलेश यादव लगातार चूक रहे हैं और वो उनको लगता होगा कि अपने विपक्षी को उन्होंने गिरा दिया, मात दे दी, हरा दिया, लेकिन दरअसल वो सबसे ज़्यादा अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं कि उनको ये बात कोई समझाने वाला है उनके आसपास। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।